हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हम हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो जनवरी 2024 में जो सीटेट हुआ था उसमें हिंदी पेडागोजी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चंस पेपर 1 के होंगे, यानी हम पेपर 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के पैटर्न पर क्या पैटर्न था, किस तरह के नए क्वेश्चंस पूछे गए हिंदी पेडागोजी में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, उस जिससे कि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे, नए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि अभी हम क्या देने जा रहे हैं, जुलाई में जो सीटेट 2024 में होने वाला वो देने जा रहे हैं। तो उसके लिए ये जो क्लास है, ये जो आपका वीडियो है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इसी पैटर्न पे नेक्स्ट एग्जाम भी होने वाला है आपका। तो आपको तैयार हो जाना है कि इसी तरह के क्वेश्चंस को आपको तैयार करके हिंदी पेडागोजी के लिए जाना है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी का क्या है। यानी प्रीवियस ईयर हम किसको देख रहे हैं, जनवरी 2024, यानी सबसे रीसेंट अगर कोई हुआ है, सबसे रीसेंट अगर कोई पेपर है हिंदी पेडागोजी का तो आपका यही है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और तो पहला क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी का क्या बोलता है वो हम देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन 106 से स्टार्ट है। तो हम हिंदी पेडागोजी के कुल 15 क्वेश्चन अभी देखने जा रहे हैं कि जो कि न्यू पैटर्न पर आधारित है और ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आपके नेक्स्ट सीटेट के लिए। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी नहीं पर फोकस करना है आपको। यानी ये जो वाक्य दिया है इस वाक्य को पढ़िए और ये जो 4 कथन दिए हुए हैं, इस 4 कथन या 4 जो बातें बताई गई हैं इस जो वाक्य से ये कौन से रिलेट नहीं करते हैं, कौन से संबंध स्थापित नहीं करते हैं। तो वाक्य क्या है, बच्चों द्वारा शिशु गीत या आलाप किसके तरीके हैं। यानी हम लोअर क्लासेस में जो जूनियर क्लासेस होते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को क्या दिखाते हैं, शिशु गीत सिखाते हैं ना। शिशु गीत दिए रहते हैं आपके पाठ्य पुस्तक में, गीत आलाप ये सब दिए रहते हैं। तो वो क्या कह रहा है, किसके तरीके हैं। ठीक है ना, क्या वो शब्दावली को समृद्ध करने के तरीके हैं, यानी आपकी जो शब्दावली है, आपकी वोकैबुलरी है, उसको समृद्ध कराते हैं, बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड बनाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ कराने के लिए होते हैं। तीसरा बोलता है उच्चारण का अभ्यास करने के लिए हो, यानी कि आपका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो, इसके लिए होते हैं। या अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्य की लय के लिए होते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसके लिए नहीं होते। तो देखिए जितना आप वाक्य शिशु गीत गाएंगे आलाप गाएंगे तो आपकी शब्दावली बढ़ सकती है, उच्चारण भी अच्छा हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे नहीं पे फोकस करना है। तो जो नहीं होगा उसी को आप, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। आपकी अभिव्यक्ति भी अच्छी होगी और संवर्धन और वाक्य की लय भी अच्छी होगी। जब आप वो कोई भी छोटे बच्चों की पोयम अगर आप गाते हो, जैसे आप एक पोयम मैं ले रही हूँ कि चलो चलो पिकनिक पर जाएं, नाचे गाएं खुशी मनाएं, तरह तरह के कपड़े पहने गाड़ी में फिर धूम मचाए, इस तरह की लय वाले जो रहते हैं ना कविता या शिशु गीत, ये बच्चों के लिए बनते हैं और बहुत ही लय, इससे उच्चारण भी अच्छा होता है, इससे शब्दावली भी बढ़ती है, इससे अभिव्यक्ति भी बढ़ती है और वाक्य की लय भी होती है। यानी आपको इंटोनेशन पर, इससे आपका इंटोनेशन रिदम सब अच्छा होता है। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ कराने के लिए, ये रटवाने के लिए नहीं किया जाता है, बच्चों की लय को बहुत सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा कि बच्चों की लय को सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए होता है, ना कि कंठस्थ कराने के लिए। यहाँ पे ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमसे। 107 नंबर का क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। यानी यहाँ पे फिर से वही नहीं आ गया। ठीक है ना, पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि, यानी क्या है कि पुस्तकालय के बारे में कौन सी बात सही हम नहीं मानेंगे, है ना। तो उस पुस्तकालय को एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि पुस्तकालय क्या है, एक स्टोरेज हाउस नहीं होना चाहिए। पुस्तकालय क्यों होना चाहिए, क्योंकि पुस्तकालय में एक आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, यानी जो आपकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग बुक्स होनी चाहिए, है ना। लाइब्रेरी में क्या होनी चाहिए, आप
वही वो सारी सारी बुक्स मिलने चाहिए जिससे हर एज का बच्चा, हर उम्र का बच्चा, है ना, हर क्लास का बच्चा, है ना, और हर तरह की बुक उसमें होनी चाहिए। जैसे बाल साहित्य होना चाहिए, मैगजीन होना चाहिए, मतलब हर उम्र को, हर इंटरेस्ट को फुलफिल करने वाली बुक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कहीं से भी कुछ भी बुक लाई और स्टोरेज रूम की तरह भर दी और उसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है। तो यही है कि पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यानी कैसे देखना चाहिए पुस्तकालय को हमको, तो देखना है पहला ऑप्शन क्या बोलता है, शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। बिल्कुल सही है, मिलने चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि बाल साहित्य होना चाहिए, अलग अलग प्रकार की बुक्स होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। दूसरा तो ये तो होनी चाहिए, नहीं पर हमको फोकस करना, जो नहीं हो नेगेटिव आपको सेंटेंस दिखेगा ना, जो वाक्य नेगेटिव होगा वही आपका आंसर होगा। पुस्तकालय के साथ संलग्नता के सक्रिय प्रवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, वो क्या करना, सक्रिय प्रवेश हो उसमें, है ना, एक्टिव वहाँ पे लर्निंग होनी चाहिए, है ना। अध्यापक और दूसरे वयस्क, यानी अध्यापक भी होने चाहिए और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालय में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी पुस्तकालय ओपन फॉर ऑल होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे कोई बच्चा हो, क्या कोई बड़ा व्यक्ति हो वहाँ पर जाके पढ़ना चाहता है तो उसके लिए दरवाजा खुला होना चाहिए, यानी ओपन फॉर ऑल होना चाहिए। बिल्कुल सही है। पुस्तकालय में पाठ पुस्तकों का स्वस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। यहाँ पे बोल रहा है कि पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप स्वस्वर पठन, यानी आप जोर जोर से पढ़ोगे, है ना, आवाज के साथ पढ़ोगे तो वहाँ आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। लेकिन आपको ये पता होगा कि पुस्तकालय में ना साइलेंट रीडिंग पर फोकस किया जाता है ना, मौन पठन पर फोकस किया जाता है। जब एक पुस्तकालय में क्या होता है, सब अपनी अपनी बुक्स लेके पढ़ते हैं, तो आप तेज तेज पढ़ोगे तो दूसरों को डिस्टर्बेंस होगा। तो स्वस्वर पठन को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से होना चाहिए, ये गलत है और यही आपका सही ऑप्शन होगा। क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए पुस्तकालय में, स्वस्वर पठन पर जोर नहीं देना है, यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता यानी मास्टरी होनी चाहिए। यानी साक्षरता आपको अर्जित करना है तो आपको किस चीज पर ध्यान देना हो जिससे आप लिटरेट बनो, है ना, आपको लिटरेसी को एक्वायर करना है, उसके लिए आपको किस चीज पर मास्टरी होनी चाहिए, किस चीज पे निपुणता होनी चाहिए, उस पर आपको ध्यान देना है। ध्वनात्मक जागरूकता और प्रवाह। ध्वनात्मक जागरूकता का मतलब है कि आपको फोनोलॉजिकल अवेयरनेस होना चाहिए। ध्वनात्मक जागरूकता का मतलब होता है, जागरूकता का मतलब होता है अवेयरनेस, और ध्वनात्मक यानी ध्वनि से रिलेटेड। और ध्वनि क्या होती है, फोनीम यानी स्वनीम हमने पढ़ा है ना, तो ध्वनात्मक यानी स्वनीम के बारे में, जहाँ पर आपको साउंड का नॉलेज हो, है ना, तो वो होना, और प्रवाह होना चाहिए, तब आपकी मास्टरी होगी। दृश्य साइट शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान होगी, तब आप उस पर साक्षरता अर्जित करने के लिए आप निपुण हो जाओगे, मास्टरी हो जाएगी। डिकोडिंग और भाषा अवबोधन होना चाहिए, भाषा अवबोधन होना चाहिए, और सटीकता और ध्वनात्मक बोध होना चाहिए। देखिए, अगर आपको किसी भी चीज़ लिटरेसी एक्वायरमेंट करना है, लिटरेसी को एक्वायर करना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा, देखिए, ध्वनात्मक जागरूकता और प्रवाह होना भी चाहिए, दृष्टि और शब्दावली और प्रतिमानों का भी पहचान होना चाहिए, है ना, सटीकता और ध्वनात्मक बोध भी होना चाहिए। लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन आपको दिखेगा डिकोडिंग और भाषा अवबोधन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। किसके लिए, आपको निपुणता हासिल करना है, लिटरेसी एक्वायर करने के लिए, साक्षरता अर्जित करने के लिए, जब आप निपुणता एक्वायर करना है, आपको मास्टरी करना है उस साक्षरता पे, तो आपको सबसे पहले तो डिकोडिंग आनी चाहिए और भाषा अवबोधन होना चाहिए। अवबोधन का मतलब होता है ज्ञान होना चाहिए, है ना, भाषा का आपको अच्छा ज्ञान होगा, आप तो अच्छा ज्ञान होगा तो आप अच्छी तरीके से डिकोड कर पाओगे, दूसरे सामने वाले क्या बोलना चाह रहे हैं उसको अपने माइंड में ले जाओगे और उसको डिकोड करोगे, तब उसके बाद का आप क्या करोगे, रिप्लाई दोगे, आप उसके बाद का उत्तर दोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट मास्टरी के लिए क्या है, डिकोडिंग होना और भाषा अवबोधन होना। अवबोधन का मतलब होता है ज्ञान, है ना, यानी भाषा का ज्ञान होना। ये सब क्या है, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं, ये सब होगी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से
पढ़ाने के बारे में सही नहीं है। यानी व्याकरण शिक्षण को किस तरह हम नहीं पढ़ा सकते हैं, यानी क्या पढ़ा सकते हैं वो तो क्या नहीं पढ़ा सकते हैं, यानी क्या हेल्प नहीं करेगा आपको व्याकरण शिक्षण का, यानी ग्रामर आपको सिखाना है बच्चों को, तो आप किस तरह से ग्रामर नहीं सिखा सकते हैं। वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करेंगे तब आप व्याकरण सिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, संप्रेषण के अभ्यास के अवसर प्रदान करना या व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करा के सिखाना। तो देखिए, आप वास्तविक संप्रेषण यानी रियल लाइफ में आप बच्चों को बातचीत करने का मौका देंगे, तो रियल लाइफ यानी कॉन्टेक्स्ट में आप बच्चों को ग्रामर सिखा सकते हो, तो ये तो सही होगा। संप्रेषण के अभ्यास के अवसर यानी बातचीत का आप अवसर दीजिए बच्चों को, उससे भी बच्चे व्याकरण सीख लेंगे। व्याकरण के नियम भी जरूरी है ना, नियम भी जरूरी है, लेकिन कौन सा जरूरी नहीं है व्याकरण सीखने के लिए, जब आप नियम को कंठस्थ कराओगे। कंठस्थ नहीं कराना है, बच्चों को समझाना है ना, किसी चीज को रटवाना नहीं है। बच्चे संदर्भ में ग्रामर सीखे, है ना, संदर्भ में ग्रामर सीखे, व्याकरण सीखे, वो ज्यादा दिन तक लॉन्ग लास्टिंग होता है, ज्यादा दिन तक याद रहता है बच्चों को, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पे सही हो जाएगा। कैसे नहीं हमको करना है, हमको कंठस्थ करा के व्याकरण शिक्षण नहीं कराना है, याद नहीं करवाना है, रटवाना नहीं है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनियों के बीच संबंध पर बल देता है। यानी साक्षरता शिक्षण उपागम, उपागम का मतलब क्या होता है पता है आपको, उपागम का मतलब होता है अप्रोच, जो हम इंग्लिश में अप्रोच कहते हैं। देखिए, पूरा जो है ना इंग्लिश पेडागोजी का ट्रांसलेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना, पूरा का पूरा ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश पेडागोजी से हिंदी पेडागोजी में डाल दिया गया है। तो आपको डिफिकल्ट वर्ड मिलेंगे, एक दो आप इस तरह के एक दो और एग्जाम्स होंगे ना, तो आप ना ये सारे वर्ड से आप फैमिलियर हो जाओगे, अभी आपको नया लग रहा होगा। उपागम का मतलब होता है अप्रोच, है ना, टेक्निक, अप्रोच, कौन सी अप्रोच आप किस टीचिंग की क्या पढ़ाने में आप कौन सी अप्रोच लगा रहे हो, ये होता है उपागम, है ना, साक्षरता शिक्षण उपागम। और साक्षरता शिक्षण क्या होता है, जहाँ पे स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से आप पढ़ाते हो, संवाद करते हो, और आधुनिक जीवन की जो नींव है उसको बनाने में आपका हेल्प करता है साक्षरता शिक्षण। साक्षरता शिक्षण समझे, जहाँ पे बहुत ही स्पष्ट तरीके से आप पढ़ाते हो और आपका पढ़ाने का तरीका जो क्या है आधुनिक जीवन से क्या करे, मिलता हुआ रहे। और उपागम का मतलब अप्रोच, समझ में आया। तो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ पे मानक हिंदी का प्रयोग कर दिया गया है, और मानक हिंदी का प्रयोग बहुत ही रेयरली ही किया जाता है ना। तो यहाँ पे मानक हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको समझने में, लेकिन आप प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनियों के बीच संबंध पर बल देता है। तो क्या होगा बल देने में, कौन सा आएगा, समग्र भाषा पद्धति पर, दूसरा है व्याकरण अनुवाद पर, स्थिति परक उपागम पर, या ध्वनि विज्ञान निर्देश पर। तो देखिए, साक्षरता शिक्षण में मैंने क्या बताया कि जहाँ पर आप स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से संवाद करते हो, है ना, आधुनिक जीवन की नींव बनाने की क्षमता रखते हो, वहाँ पे साक्षरता। तो यहाँ पे समग्र भाषा पद्धति यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, समग्र भाषा पद्धति, यानी 110 का क्या होगा 1, ठीक है। अगला है 111 नंबर का क्वेश्चन, क्या बोलता है देखिए, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है। यानी कक्षा 3 की अध्यापिका अपने बच्चों से क्या बोलती हैं, अपने स्टूडेंट से क्या बोलती हैं कि तुम लोग एक दूसरे से क्या करो, एक संवाद करो और एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो, और पूछो कि तुम सकना शब्द से कितने शब्द बना सकते हो, या सकना शब्द से शब्द बना के, सकना शब्द से वाक्य बना के आपको बताना है ना। तो कितने वाक्य बनाना है, 5 वाक्य बनाना है। मान लो कि ये एक लड़का है और ये एक लड़का है ना, और यहाँ पर एक लड़का है, एक यहाँ पे लड़का है, ये क्लासरूम का एनवायरनमेंट है।
ये लड़का इससे पूछेगा कि तुम सकना शब्द का यूज करके यानी ऐसा शब्द बनाओ जिसमें सकते हो, सकता है, सकती है, इस तरह से 5 वाक्य बनाओ। और ये इससे पूछेगा कि तुम भी 5 वाक्य बनाओ। उसी तरह ये इससे पूछेगा और ये भी इससे 5 वाक्य, यानी सब एक दूसरे से 5-5 वाक्य पूछेंगे। और हर वाक्य में क्या आना चाहिए? सकना, सकते हो, सकती है, इस तरह का आना चाहिए, है ना। तो ये गतिविधि क्या है, किस प्रकार की गतिविधि है, आपको बताना है। क्या ये मौखिक प्रवाह अभ्यास है? क्या यह नियंत्रण मौखिक अभ्यास है? या स्वच्छंद बोल है? या निष्क्रिय श्रवण है? तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे तो पैसिव तो हो नहीं, निष्क्रिय का मतलब होता है पैसिव श्रवण, तो ये तो हो नहीं रहा है, ठीक है। नियंत्रण में जहाँ पे बहुत ही सटीक तरीके से बोला, यहाँ पे नियंत्रण का भी नहीं, यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, मौखिक प्रवाह अभ्यास हो रहा है, बोलने की प्रैक्टिस कराई जा रही है ना। ऐसे बोलेंगे तो बच्चे की क्या होगी, बोलने की फ्लुएंसी अच्छी होगी, बच्चे का उच्चारण अच्छा होगा, यानी मौखिक प्रवाह अभ्यास हो रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 112 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजन करना चाहती है। व्हाट डू यू मीन बाय पठन कोना? पठन कोना का मतलब होता है रीडिंग कॉर्नर। आपने हिंदी इंग्लिश पेडागोजी में पढ़ा होगा, है ना। तो कक्षा 3 की अध्यापिका क्या करना चाह रही है? अपनी कक्षा में एक पठन कॉर्नर यानी पठन कोना बनाना चाहती है। मान लो ये क्लास है और एक कोने पे वो पठन कोना बनाना चाहती है, यानी रीडिंग कॉर्नर बनाना चाहती है, ठीक है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा? अब पठन कोना बनाना चाहती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कलेक्शन ऑफ बुक होगा, बहुत सारे बुक्स रखे जाएंगे, है ना। तो बच्चों के लिए बुक्स रखेंगे तो बुक्स रखने का बेस क्या होगा, आपकी आधार क्या होगा, आप किस तरह की बुक रखोगे, इस चीज पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चों के लिए जब आप बुक रखोगे तो बुक रखने से पहले आप किन किन चीजों पर ध्यान दोगे, क्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा बच्चों के लिए बुक रखने से पहले आप सोचोगे ना कि हम किस तरह की बुक रखें। तो यहाँ पे पहला क्या बोल रहा है, क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने होना चाहिए, बाल साहित्य के माननीय लेखक होने चाहिए। देखिए जाने माने लेखक आप रखोगे तो उससे क्या होगा कि बहुत अच्छा हो जाएगा बाल साहित्य, ऐसा नहीं है। जाने माने लेखक हमेशा अच्छा नहीं लिखते हैं, तो इस तरह नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाहरुख खान ही बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एक्टर हैं, आप पंकज त्रिपाठी का नाम ले लो और बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, है ना, छोटे छोटे एक्टर जो कि बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं, और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ शाहरुख खान की ही मूवी को देखें और जो छोटे एक्टर हैं जो कि अभी बहुत स्ट्रगलिंग एक्टर हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिससे बहुत कुछ हम सीख रहे हैं, तो उनका हम इग्नोर कर देंगे। तो वही चीज़ होगा कि सिर्फ प्रमुख लेखक को आप रख दोगे तो उससे काम नहीं चलेगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। दूसरा है, क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई होनी चाहिए? ये बिल्कुल सही है। पुस्तकें कैसी होनी चाहिए, जहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी, अधिकांश मोस्टली विद्यार्थी यानी मोस्टली स्टूडेंट वहाँ पर जाएं और स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार पढ़ सके, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बुक रहनी चाहिए, है ना, जो उन्हें पसंद हो, ठीक है। तो ये तो सही होगा। क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा के पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने के में मदद करेगी? तो देखिए, आपको पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने के लिए टेक्स्ट बुक होती है ना, ये एक्स्ट्रा में वहां पे बुक रखा जा रहा है ना ताकि बच्चे इंटरेस्ट ले, तो ये भी नहीं होगा। क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग के में प्रयोग के लिए उपयुक्त है? तो ये भी नहीं होगा, है ना। यहाँ पे सिंपली बच्चों के लिए जो भी आपको ऑप्शन बच्चों के पास आपको लेके जा रहा है, बच्चों के लिए दिख रहा है, वो ऑप्शन ऑलवेज सही होता है, यानी मोस्टली सही होता है, जो कि बच्चों के हित में दिखाए, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 113 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, कौन सा उपागम, फिर से आगे यहाँ पे उपागम का मतलब क्या होता है, अप्रोच, और विधि का मतलब क्या होता है, मेथड, ठीक है। शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से
संबंधित है। यानी कौन सा विधि, कौन सा अप्रोच विद्यार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों, यानी ऐसा अप्रोच, ऐसा मेथड जो कि रियल लाइफ एग्जाम्पल पर बेस्ड हो, रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड हो और रियल लाइफ सिचुएशन को यूज करके, वास्तविक जीवन को यूज करके हम किसी भी चीज को सिखाते हैं। तो वो कौन सा उपागम है? क्या वो प्राकृतिक उपागम है? क्या वो प्रत्यक्ष विधि है यानी डायरेक्ट मेथड है? क्या ये संप्रेषणात्मक उपागम है या श्रवण भाषिक विधि है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर 2, CLT हम इसको बोलते हैं, है ना। CLT का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेटिव यानी श्रवण भाषिक इसको बोलते हैं, यानी कम्युनिकेटिव। देखिए यहाँ पे होगा CLT का मतलब होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इसको बोलते हैं, जहाँ पे हम रियल लाइफ एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चों को कुछ भी सिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि जहाँ पे आपको टारगेट लैंग्वेज जब पढ़ाना है तो मदर टंग का यूज नहीं करना है, विदाउट मदर टंग का यूज करके आप टारगेट लैंग्वेज को पढ़ाते हैं, उसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। श्रवण भाषिक विधि होता है ऑडियो लिंग्वल लैंग्वेज को हम बोलते हैं, और प्राकृतिक उपागम क्या होता है? नेचुरल अप्रोच होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा, संप्रेषणात्मक उपागम इसका आंसर होगा। 114 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? एक अध्यापिका ने शिक्षार्थियों को अपनी सहपाठी से अपने अभ्यास पुस्तिका की अदला बदली कर जांच के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? यानी एक अध्यापिका क्या कह रही है? बच्चों से कह रही है कि आप अपने पुस्तकों को, है ना, पुस्तकों को क्या कीजिए? अभ्यास पुस्तकों को। अभ्यास पुस्तक क्या होता है? वर्क बुक, है ना। अभ्यास पुस्तक क्या होता है? वर्क बुक होता है। तो वर्क बुक में बच्चे काम करते हैं, लिखते हैं, है ना, जो भी दिया रहता है क्वेश्चन उसको उसमें क्या करते हैं? फिल करते हैं, भरते हैं। तो क्या करते हैं कि आपने भर लिया, अब क्या करो? आप लोग एक्सचेंज करो, यानी अदला बदली करो। अदला बदली यानी एक्सचेंज करो, और एक्सचेंज करके एक दूसरे के वर्क बुक यानी अभ्यास पुस्तक को जांच करो, है ना। जांच करने की बात कर रही है, जांच करने की यानी करेक्शन करने की बात कह रही है। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? ऐसा करने के लिए क्यों कह रही है? क्यों कह रही है टीचर की तुम उसका चेक करो, जैसे राम श्याम का चेक करेगा, श्याम मोहन का चेक करेगा, मोहन सीता का चेक करेगी, मतलब सब एक दूसरे का चेक करेंगे, अपना कोई भी चेक नहीं करेगा। तो ये क्या है? विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना है, नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास कराना है, संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास कराना है, या सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करने हैं। सॉरी। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सहपाठी यानी पीयर के काम की जांच के कौशल विकसित करना, यानी यहाँ पे पीयर असेसमेंट की बात हो रही है। पीयर असेसमेंट क्या होता है? जो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो आपके पीयर होते हैं, और जब हम अपने साथ में बैठने वाले बच्चों का आकलन करते हैं तो वो पीयर असेसमेंट होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 115 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संकलन होते हैं जब, है ना। बुनियादी चरण यानी फाउंडेशनल स्टेज की बात हो रही है। किसकी? कौन से स्टेज की बात हो रही है? फाउंडेशनल यानी सबसे छोटे बच्चों की बात हो रही है, यानी बुनियादी चरण यानी बेसिक्स। बुनियादी मतलब बेसिक, जहाँ से बच्चे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जहाँ से बच्चे फॉर्मल एजुकेशन लेना चाहते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है ना कि जो 10+2 वाला चेंज होके क्या हो गया था? 5+3+4 हो गया था ना। ये जो पहला 5 साल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में। और इस 5 साल में कौन काम करता है? इस 5 साल में ECCE काम करता है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ठीक है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है? वही होता है बुनियादी चरण। तो बुनियादी चरण में क्या होता है? बच्चे किस तरह से अधिगम सीखते हैं, है ना। बच्चों के अधिगम में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करेगा? वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाएंगे, यानी टीचर गा रहा है, पीछे पीछे बच्चे गा रहे हैं, तो ये तो क्या हो गया? ये तो अनुकरण हो गया, ठीक है।
ये वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल सही। ये लोअर क्लासेस में क्या किया जाता है, बच्चे अपनी इंद्रियों का, है ना, अपने सेंस ऑर्गन का यूज करते हैं, अपने हाथों का, यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का यूज करके, है ना, हाथ पैर चला के, जैसे हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था ना, हेड शोल्डर नीज एंड टोज, ये मेरी नाक है, ये मेरे कान है, इस तरह का हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन। तो छोटे बच्चे कैसे पढ़ते हैं, इसी तरह पढ़ते हैं, इंद्रियों का प्रयोग करके, यानी सेंस ऑर्गन का प्रयोग करके, मोटर स्किल का प्रयोग करके। प्याजे भी क्या बताते हैं कि सबसे स्टार्टिंग में बच्चे कैसे सीखते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज आता है ना, फाउंडेशनल स्टेज भी उसको बोलते हैं, बुनियादी चरण भी बोलते हैं ना। अपनी कॉपी में अक्षरों को बार बार ट्रेनिंग करके ये तो क्या करवाना है, रटवाने के बराबर हो गया। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास के लिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण में है, यानी ये विद्यार्थी क्या बोलती है कक्षा 5 की, कि मैं जो भी काम करती हूँ या जो भी लिखती हूँ उसको लिखने के बाद अध्यापक को देना रहता है, लेकिन अध्यापक को देने से पहले मैं उसको खुद जांचती हूँ कि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई, है ना, क्या मैंने जो लिखा है वो करेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा, यानी खुद जांचती है। तो ये क्या है, वो किस चरण में है, क्या ये वो प्रारूपण में है या पुनः प्रारूपण में है, या क्या वो प्रूफ रीडिंग में है या सहपाठी मूल्यांकन है। सहपाठी मूल्यांकन तो होगा नहीं क्योंकि वो अपना खुद जांच कर रही है, ठीक है। तो वो प्रारूपण का मतलब होता है समझना, वो समझती है पहले, पुनः प्रारूपण पुनः समझती है, प्रूफ रीडिंग होता है, इसको कहते हैं प्रूफ रीडिंग। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रूफ रीडिंग का एक स्टेज होता है जहाँ पर आप जो भी आप सबमिट करने जा रहे हो उससे पहले आप एक रीचेक करते हो, है ना, रीचेक करना है ना, पुनः समझ। यहाँ पे पुनः ये भी हो सकता है, ऑप्शन अगर देखा जाए तो 2 भी सही हो सकता है। पुनः प्रारूपण का मतलब है पुनः समझना, लेकिन हमने अभी तक पढ़ा है कि प्रूफ रीडिंग में भी यही काम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 को सही माना जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। 117 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है वो हम अब देखेंगे। फिर से आ गया कौन सा उपागम यानी अप्रोच और विधि यानी मेथड बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजता भाषा यानी मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। यानी कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हम अपनी मदर टंग लैंग्वेज का बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, यानी आपकी सहजता भाषा जिस भाषा में आपने बोलना सीखा है बचपन से, आपके घर की भाषा होती है मातृभाषा, उसका प्रयोग करने नहीं देता है, उसको क्या करता है, रोकता है। वो कौन सा मेथड, क्या वो प्राकृतिक उपागम है यानी नेचुरल अप्रोच है, संप्रेषणात्मक उपागम है, श्रवण भाषी का ऑडियो लिंगुअल बोलते हैं, और प्रत्यक्ष विधि यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष मेथड है, यानी प्रत्यक्ष मेथड का मतलब यह है, प्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या पढ़ा है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, आप देखना जाके। प्रत्यक्ष मेथड यानी डायरेक्ट मेथड पे हम किसका यूज करते हैं, हम डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज का यूज करते हैं। यानी जैसे हिंदी हमारी मदर टंग है और इंग्लिश क्या है, टारगेट लैंग्वेज है। लैंग्वेज 1 ये हो गई और ये लैंग्वेज 2 हो गई, ठीक है। तो ये हमारी मदर टंग है, लेकिन जब हम टारगेट लैंग्वेज हमारी ये है ना, ये टारगेट लैंग्वेज है जो हम सीख रहे हैं। तो इसको सीखने के लिए इसको हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, लेकिन इसको हम लर्न करते हैं, है ना। और इसमें सब कॉन्शियस प्रोसेस है, ये कॉन्शियस प्रोसेस से हम करते हैं ना। तो यहाँ पर है कि जब हम इंग्लिश सीखेंगे ना तो हम बिल्कुल भी नहीं अपनी मदर टंग का यूज़ करेंगे, यानी इंग्लिश सीखने में हम हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, और वो होता है डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। 118 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखेंगे। एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड टीएलएम के लिए चयन के सही नहीं है। टीएलएम का मतलब क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी शिक्षण, हिंदी में क्या बोलेंगे, शिक्षण अधिगम
सामग्री, है ना, शिक्षम अधिगम सामग्री कहते हैं इसको, ठीक है। तो वो क्या करना चाह रही है विद्यार्थियां, कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए टीचर क्या करना चाहती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जुटाना चाहती है। तो वो क्या नहीं करेगी जिस टीचिंग लर्निंग मटेरियल जुटाने के लिए, है ना। चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होना चाहिए। ये तो वो करेगी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्या नहीं करेगी। तो ऐसा टीएलएम का आपको यूज करना है, ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, ऐसा टीचिंग एड का यूज करना है जो कि क्या हो, आकर्षित भी हो और सुरक्षित भी हो, ठीक है। चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चे की जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग में पर्याप्त अवसर दे। बिल्कुल सही, बच्चे की क्यूरियोसिटी को बढ़ाना, उत्सुकता को बढ़ाना, है ना, बच्चे क्या ले उसमें इंटरेस्ट ले, वैसी होनी चाहिए। तो ये भी नहीं होगा आंसर। चयनित सामग्री अधिमानत अस्थायी रूप से निर्मित या अस्थायी रूप से उपलब्ध हो, जिससे आसानी से बदला जा सके। बिल्कुल सही है, आप इजीली उसको चेंज कर सको, इजीली उसको नीड के अकॉर्डिंग चेंज करते रहो। तो बिल्कुल सही, वैसी होनी चाहिए चयनित सामग्री, ठीक है। अगला है, चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिलहाल फिसलन को बचाने के लिए कुछ खरीदारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों की द्वारा बनाई होनी चाहिए। टीएलएम कोई भी, बहुत सारे टीएलएम को हम कहाँ से लाते हैं, बाजार से लेकर आते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों से के द्वारा ही बनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही नहीं करना है चयनित करने से पहले, है ना। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षता को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है। यानी क्या राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा की बात हो रही है, यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क की बात हो रही है। उसमें क्या बताया गया है कि कैसा आपको मतलब आपको पढ़ाना कैसे है, जहाँ पे आपका जो इन्वायरमेंट होना चाहिए पढ़ाने का कैसा होना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपको चाइल्ड सेंटर अप्रोच पर ध्यान देना है ना, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, जहाँ पे हर बच्चा अपने आप में रिस्पेक्ट फील सके। एवरी चाइल्ड इज इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक, और सबको आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है ना। तो इस तरह के लिए आपको कैसे सृजित कीजिएगा, है ना, इस तरह के क्लासरूम का, इस तरह का परिवेश आप कैसे सृजित कीजिएगा, है ना। तो कैसे करिएगा, तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधि को ना करा के आंतरिक गतिविधि का आयोजन करना चाहिए। यानी धूप में आपको एक्टिविटी नहीं करानी है, आपको इंडोर में करानी है, यानी अंदर में, है ना। मुख्यतः विद्यार्थियों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ठीक है। विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके, रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा कक्ष की सजावट करके, ठीक है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर 4, 2 और 1 तीनों जो है ना, ये तीसरे वाले ऑप्शन में इंक्लूडेड है। यहाँ पे कर रहा है विकास के विभिन्न आयामों, यानी आपको फिजिकल, कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल सारे डेवलपमेंट पर आपको ध्यान देना, सारे डोमेन पर इक्वली फोकस करना। जब सारे डोमेन पर इक्वल फोकस करोगे, बच्चे की नीड के बारे में, बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में ध्यान दोगे, बच्चों की कमियों के बारे में ध्यान दोगे, तो ये तीनों ऑप्शन उसके में इंक्लूडेड आ जाएगा, है ना। तो ये होता है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 119 का, ठीक है। 120 जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है ना। यानी कौन सा सिद्धांत, यानी कौन सा सिद्धांत बोला जा रहा है, यानी प्रिंसिपल की बात हो रही है। बुनियादी चरण यानी फाउंडेशनल स्टेज पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है, यानी पाठ्य पुस्तक उसको अकॉर्डिंग, मतलब किस पर बेस्ड नहीं होना चाहिए पाठ्य पुस्तक आपका, है ना, ये बोलने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। पाठचर्या सिद्धांत, प्रस्तुतीकरण सिद्धांत, तकनीकी सिद्धांत या मूर्त सिद्धांत।
तो किस पर नहीं होनी चाहिए? 120 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कंक्रीट बुनियादी चरण पे अभी आप बुनियादी चरण पर क्या है, छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, 3-4 साल के बच्चे हैं बुनियादी चरण वाले, तो वहाँ पे अभी मूर्त सिद्धांत पर आप फोकस नहीं करोगे। आपका पाठ्यचर्या सिद्धांत भी होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छे से होना चाहिए और तकनीकी का भी आप यूज करोगे, है ना। तो मूर्त सिद्धांत नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना, 120 का। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि नए तरीके के क्वेश्चन थे, और ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।